स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10th चैप्टर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 है। इसकी हम चर्चा करेंगे। पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस। सभी तरह के क्वेश्चंस जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड है आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। इस पाठ को आप इन क्वेश्चंस के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए समझते हैं। और जो कोई भी हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक ज़रूर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को इंट्रोडक्शन के माध्यम से। इस अध्याय में हम भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों या घटकों के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे और इनके विभिन्न वर्गीकरणों जैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, संगठित और असंगठित एवं सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों के आदि घटकों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात करें। सही उत्तर का चयन करना है। इसमें से सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार डैश पर विभाजित है। उद्यमों के स्वामित्व पर, किस तरह का काम है यानी कि किस तरह का उद्यम है उस पर आधारित है। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन डैश क्षेत्र की गतिविधि है। प्राथमिक यानी कि प्राकृतिक रूप से जो उत्पादन हो रहा है वो प्रथम में ही आता है। किसी विशेष वर्ष में उत्पादित डैश के मूल्य के कुल योगफल को जीडीपी कहते हैं, यानी कि सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को। जीडीपी के पदों में वर्ष 2003 में तृतीयक क्षेत्रों की हिस्सेदारी डैश है 50 से 60% के बीच। इनमें से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्रक से संबंधित नहीं है? खनन, मत्स्य, कपड़ा, लकड़ी। तो कपड़ा तैयार करना ये प्रथम में नहीं आता। इनमें से कौन सी गतिविधि द्वितीयक क्षेत्रक से संबंधित नहीं है? ईंट तैयार करना, लंबरिंग, चीनी बनाना, कागज बनाना। तो लंबरिंग ये द्वितीयक क्षेत्रक की नहीं है। इनमें से कौन सी गतिविधि तृतीयक क्षेत्रक से संबंधित नहीं है? डॉक्टरी, मत्स्य ग्रहण, वकालत, यातायात एवं संचार। तो मत्स्य ग्रहण नहीं है। 1977 से 2000 के मध्य किसी गतिविधि कार्य में लोग अधिक संख्या में कार्यरत थे। किस गतिविधि में कार्यरत थे? कृषि में। अब प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? जब एक विशेष कार्य को करने के लिए आवश्यकता से अधिक लोग काम करते हैं। इनमें से कौन सी एक गतिविधि सार्वजनिक क्षेत्रक से संबंधित नहीं है? पुलिस, रेलवे, सेना या रिलायंस उद्योग? रिलायंस उद्योग। इनमें से कौन सा एक व्यवसाय प्राथमिक क्षेत्रक से संबंधित नहीं है? टोकरियां बनाने वाला माली, पुजारी या कुम्हार? पुजारी। इनमें से कौन सा एक तथ्य अल्प बेरोजगारी यानी कि अंडर एम्प्लॉयमेंट की उचित परिभाषा या अर्थ को सिद्ध करता है? श्रमिकों को जितना वह काम कर सकते हैं उन्हें उतना काम नहीं मिलता। आगे बात करें शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। तो सेवा क्षेत्रकों में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि हुई है या नहीं हुई? हुई है। डैश क्षेत्र के श्रमिक वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं। तृतीयक। डैश क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। संगठित। भारत में डैश संख्या में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बड़ी संख्या में। कपास एक डैश उत्पाद है, प्राकृतिक उत्पाद है, और कपड़ा एक विनिर्मित उत्पाद है। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां परस्पर निर्भर हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कृषि क्षेत्र की समस्याएं क्या क्या हैं? असंचित भूमि, आय के उतार चढ़ाव, कर्ज का भार, मंदी काल में रोजगार नहीं, कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने को विवश करना आदि। कुछ संभावित उपाय क्या हैं इनके लिए? कृषि आधारित मिलों की स्थापना, सरकारी विपणन समितियां, सरकार द्वारा अनाजों की वसूली, सरकार द्वारा नहरों का निर्माण, कम ब्याज पर बैंकों द्वारा साख उपलब्ध कराना।
अब असंगत की पहचान करनी है और बताइए। पर्यटन निर्देशक धोबी दर्जी कुमार, तो इसमें से क्या अलग है? पर्यटन निर्देशक अलग है क्योंकि ये संगठित समूह में रहते हैं और धोबी दर्जी कुमार ये असंगठित समूह में काम करते हैं। शिक्षक डॉक्टर सौंदर्य प्रसाधक और सब्जी विक्रेता, तो इसमें सब्जी विक्रेता। डाकिया कुरियर प्रदाता सैनिक पुलिस कांस्टेबल, तो इसमें असंगत क्या होगा? इसमें सैनिक असंगत होगा क्योंकि सैनिक सेना से संबंधित है और बाकी तीनों सिविल से। MTNL भारतीय रेलवे, एयर इंडिया, सहारा एयरलाइंस, ऑल इंडिया रेडियो, तो सहारा एयरलाइंस प्राइवेट की थी तो ये सबसे अलग है, बाकी सारे सरकारी कर्म हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का शोषण किया जाता है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। असंगठित क्षेत्र यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के श्रमिकों का, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्रों के हों जैसे भूमिहीन कृषि श्रमिक, छोटे और सीमांत किसान, फसल कटाईदार, बुनकर, बढ़ई, लोहार आदि, या फिर शहरी क्षेत्रों के हों जैसे लघु उद्योगों के श्रमिक, निर्माण, व्यापार और परिवहन में लगे आकस्मिक श्रमिक, सड़कों पर घूमने वाले फेरीदार, सिर पर बोझ उठाने वाले श्रमिक आदि, सबका दोनों तरह से आर्थिक और सामाजिक शोषण होता है। विशेषकर जो श्रमिक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े हुए वर्गों से संबंध रखते हैं, उनमें से अधिकतर असंगठित क्षेत्र से संबंध रखते हैं। उन्हें न केवल आर्थिक शोषण का ही शिकार बनना पड़ता है वरन उन्हें सामाजिक अन्याय का भी सामना करना पड़ता है। कई बार उन्हें कुओं से पानी भरने नहीं दिया जाता, कई बार उन्हें विशेष मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता। उनके पूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए हमें हर प्रकार के आर्थिक और सामाजिक शोषण से उन्हें बचाना होगा, तभी वह राष्ट्र के सच्चे नागरिक बनकर देश की सेवा कर सकेंगे। संगठित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को निम्नलिखित मुद्दों पर संरक्षण की आवश्यकता है। मजदूरी, सुरक्षा और स्वास्थ्य। तो असंगठित क्षेत्र के काम करने वाले श्रमिकों को संरक्षण देने के निम्नलिखित अनेक कारण हैं। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को कोई निश्चित काम नहीं मिलता और कई दिन उन्हें बेकार रहना पड़ता है, इसलिए उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों का वेतन प्राय कम होता है और वह भी निश्चित नहीं होता, इसलिए उन्हें संरक्षण दिया जाना चाहिए। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को कोई निश्चित छुट्टियां भी नहीं मिलती, इसलिए वह काम के नीचे पिस कर रह जाते हैं। उन्हें रिटायर होने में पश्चात कोई पेंशन आदि भी नहीं मिलती, इसलिए उन्हें संरक्षण की आवश्यकता होती है। फर्मों और कारखानों के मालिक विशेषकर असंगठित क्षेत्र में बहुत से सरकारी नियमों का पालन भी नहीं करते, इसलिए उन्हें नियमों में बांधने के लिए श्रमिकों को संरक्षण देना आवश्यक है। प्रश्न 7, संगठित और असंगठित क्षेत्रों की रोजगार परिस्थितियों की तुलना करें। संगठित क्षेत्र क्या होते हैं, पहले वो समझते हैं हम। वह क्षेत्र जो सरकारी नियंत्रण में होता है और जहां हर काम नियम अनुसार होता है उसे संगठित क्षेत्र कहते हैं। असंगठित क्षेत्र क्या होता है? वह क्षेत्र जहां नौकरी की शर्तें नियमित नहीं होती और उन पर सरकार का भी कोई नियंत्रण नहीं होता। संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र की कार्यविधियाँ। संगठित क्षेत्र में जबकि विशेष नियमों का पालन होता है जिसके कारण श्रमिकों के हितों की रक्षा हो जाती है, परंतु असंगठित क्षेत्र में ऐसी किन्हीं विशेष कानूनों का पालन नहीं होता। संगठित क्षेत्र में कानूनों को उचित वेतन, श्रमिकों को उचित वेतन और वह भी ठीक समय पर मिल जाता है, परंतु असंगठित क्षेत्र में ऐसा कम ही होता है। जबकि संगठित क्षेत्र में श्रमिकों की नौकरी प्राय पक्की होती है और वही असंगठित क्षेत्र में नहीं। जबकि संगठित क्षेत्र में श्रमिकों को सरकारी नियमों के अंतर्गत वेतन के अतिरिक्त भविष्य निधि, चिकित्सीय और अन्य भत्ते तथा वेतन सहित छुट्टियां मिल जाती हैं, वहाँ पर असंगठित क्षेत्र में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जबकि संगठित क्षेत्र में रिटायर होने के पश्चात पेंशन आदि मिल जाती है, वहीं असंगठित क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं होता। नरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या करें। नरेगा यानी कि राष्ट्रीय गारंटी रोजगार गारंटी अधिनियम कानून, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा, नेशनल रूरल
गारंटी अमेंडमेंट ये जो था उसके बारे में, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा श्रमिकों के साधारण अवस्था को सुधारने के लिए केंद्रीय सरकार ने 2005 को यह अधिनियम पास किया। यह अधिनियम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार केवल देश के 200 जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले श्रमिकों को यह विश्वास दिलाया गया कि काम ना मिलने पर उन्हें वर्ष में 100 दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी जाती है। यदि श्रमिकों को वर्ष भर में 100 दिन काम नहीं मिलेगा तो सरकार उनकी पूर्ति करेगी और उन्हें बेरोजगारी भत्ता यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी। इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार उस प्रकार के कामों को वरीयता देगी जिसमें भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो अर्थवा में प्रश्न है, अपने क्षेत्र से उदाहरण देकर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की गतिविधियों एवं कार्यों की तुलना करें। तो पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्रीज है सबसे पहले, तो वह उद्योग जिनका स्वामित्व राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार के किसी संगठन के पास होता है, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन उद्योग कहलाते हैं। ऐसे उद्योगों का उदाहरण है भारतीय रेल, भिलाई, दुर्गापुर आदि में लोहे और इस्पात के उद्योग, जहाज निर्माण के उद्योग आदि। ऐसे उद्योग राज्य द्वारा अपने नियंत्रण में चलाए जाते हैं और यहाँ पर सरकारी कानून लागू होते हैं। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। अगला है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री यानी कि निजी क्षेत्र के उद्योग। वह उद्योग जिनका स्वामित्व कुछ व्यक्तियों अथवा फर्मों या कंपनियों के पास होता है, उन्हें निजी क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। निजी क्षेत्र के उद्योगों के उदाहरण हैं जमशेदपुर में स्थित लोहा व इस्पात उद्योग। दिल्ली में ऐसे उद्योग हैं जो प्योर ड्रिंक्स जो कैंपा कोला आदि बनाते हैं, और ब्रिटानिया उद्योग जो डबल रोटी और बिस्कुट आदि बनाते हैं। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों के 3 उदाहरण दीजिए और व्याख्या कीजिए कि सरकार द्वारा इन गतिविधियों का कार्यान्वयन क्यों किया जाता है। अथवा में है कि व्याख्या कीजिए कि किसी देश के आर्थिक विकास से सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है। व्याख्या कीजिए कि किसी देश के आर्थिक विकास से सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है। तो पब्लिक सेक्टर का क्या होना अनिवार्य है सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि इसके मुख्य कारण है, सार्वजनिक क्षेत्र बहुत सी आवश्यक वस्तुओं को उचित दामों में उपलब्ध करवाता है जो कि निजी क्षेत्र कभी भी नहीं कर सकता। सार्वजनिक क्षेत्र भारी उद्योगों का निर्माण कर सकता है क्योंकि इनमें बहुत से धन की आवश्यकता पड़ती है। निजी क्षेत्र में ऐसा करना प्राय असंभव ही सा होता है। सार्वजनिक क्षेत्र पर अधिकतर सरकार का नियंत्रण होता है, इसलिए जनसाधारण के कल्याण हेतु वह कई बार अपने पास से भी व्यय करके लोगों के भले के लिए अनेक वस्तुओं का उत्पादन कर देती है। लोगों को कई बार गेहूं, चावल आदि वस्तुओं को सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा सस्ते दामों पर भी उपलब्ध करा देती है। रेलवे, डाकघर, बड़े बड़े अस्पताल, कारखाने आदि सरकार द्वारा की जाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ मुख्य सार्वजनिक गतिविधियां हैं जिनसे जनसाधारण को बहुत सा लाभ रहता है। लगभग सभी सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियां देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, इसलिए उनका होना अनिवार्य है। अब देखिए वयस्कों का वर्गीकरण किया हुआ है। द्वितीयक क्षेत्रक में कौन है, प्राथमिक क्षेत्रक में कौन है और तृतीयक क्षेत्रक में कौन है। जैसे टोकरी बनाने वाले, फूल की खेती करने वाले, दूध विक्रेता, मछुआरा, माली, कुम्हार, मधुमक्खी पालक। और द्वितीयक क्षेत्रक में दर्जी, दिया सिलाई के कारखानों में श्रमिक। तृतीयक क्षेत्रक में पुजारी, कुरियर पहुंचाने वाले, महाजन, अंतरिक्ष यात्री, कॉल सेंटर के कर्मचारी। क्या सेवा क्षेत्र वास्तव में समृद्धि कर रहा है? भारत में सेवा क्षेत्र में 2 विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? यह विभिन्न प्रकार के लोग कौन हैं? सेवा क्षेत्र में समृद्धि। सभी देशों में आरंभ में प्राथमिक क्षेत्र ही सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें समाज के अधिकतर लोग कार्यरत थे, जैसे किसान, पशुपालन करने वाले, मछली पकड़ने वाले, शहद इकट्ठा करने वाले, लकड़ी काटने वाले आदि। परंतु समय के साथ लोगों ने छोटे छोटे उद्योगों द्वारा विभिन्न योजनाओं का निर्माण करना शुरू कर दिया। इस प्रकार द्वितीयक क्षेत्र में उत्पादन होने लगा। तब अनेक वर्कशॉप और कारखाने स्थापित होने लगे। रुई का प्रयोग करके मनुष्य ने कपड़ा बनाना शुरू कर दिया, जिससे उसे पहले से कई गुना आय होने लगी। प्राथमिक उत्पादनों से चाहे वह गेहूँ, चावल, गन्ना या फिर लकड़ी का ही टुकड़ा था।
विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होने लगा। तब धीरे धीरे तृतीयक क्षेत्र में वस्तुओं के स्थान पर अनेक सेवाओं जैसे अध्यापन, परिवहन तथा संचार, बैंकिंग, चिकित्सा, वकालत आदि का निर्माण होने लगा। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ नवीन सेवाओं जैसे इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर सेंटर का उत्पादन हो चुका है। इन सेवाओं ने आय के क्षेत्र से में पहले दो क्षेत्र को, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत में तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण क्यों होता जा रहा है? तो तृतीयक क्षेत्रक अनेक बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराता है। वह क्षेत्रक जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराता है जैसे शिक्षा, संचार तथा परिवहन, व्यापार, बैंकिंग आदि, उस सेवा क्षेत्रक या तृतीयक क्षेत्रक कहते हैं। तृतीयक क्षेत्रक भारत में अनेक कारण से पिछले 30 वर्षों में महत्वपूर्ण बनता गया है। प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्र को अर्थात कृषि उद्योग के विकास में भी अनेक सेवाएं जैसे व्यापार, भंडारण का बढ़ावा दिया है। लोगों की आय जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उनमें नई सेवाओं की मांग भी बढ़ने लगी है, जैसे रेस्तरां, पर्यटन, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, परिवहन आदि। पिछले कुछ दशकों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य होती जा रही हैं। कुछ अन्य प्रकार की छोटी मोटी सेवाओं में जैसे छोटे छोटे दुकानदारों, मरम्मत कार्यों में लोगों, परिवहन कार्य में लगे लोगों की गिनती भी निरंतर वृद्धि हो रही है। प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि से आप क्या समझते हैं, और खुली बेरोजगारी, ओपन एम्प्लॉयमेंट से क्या समझते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी भारत में किसान उत्पादन के लिए पुराने ढंग ही प्रयोग करते हैं क्योंकि वे गरीब हैं और भूमि के स्वामी भी नहीं हैं। अगर खेती के लिए आधुनिक तरीके का अपनाया जाए तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जबकि भूमि के किसी टुकड़े पर परिवार के 3 सदस्यों के स्थान पर 2 सदस्य ही काम चला सकते हैं, परंतु इसके अभाव के कारण तीनों सदस्य उसी खेत पर काम करना पड़ता है। इस प्रकार उत्पन्न हुई बेरोजगारी को प्रच्छन्न या गुप्त बेरोजगारी कहा जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है क्योंकि वहाँ बहुत से परिवारों के पास छोटे खेत होते हैं परंतु उन पर परिवार के सारे सदस्य काम करते हैं। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में भी प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। वहाँ भी मजदूरों, पेंटरों, प्लम्बरों आदि रोजगारों को महीने में केवल 10 से 15 दिन तक ही काम मिलता है, बाकी दिन वे बेकार रहते हैं। इस बेरोजगारी को भी हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर। इस अंतर को समझने से पहले हमें खुली बेरोजगारी को समझ लेना चाहिए। भारत की श्रम शक्ति बहुत अधिक है, इसको रोजगार की आवश्यकता है, परंतु भारत की पूंजी ढांचा इतना छोटा है कि वह इस श्रम शक्ति को पूरी तरह से नहीं खपा सकता। उपलब्ध पूंजी और श्रम शक्ति के आकार के बीच का बेमेल ढांचा कृषि और उद्योग दोनों में लगातार बेरोजगारी की समस्या का निर्माण करता है। इसे खुली बेरोजगारी कहा जाता है। उन 2 तरीकों की व्याख्या कीजिए जिनके द्वारा भारत जैसे देश में अधिक से अधिक रोजगार का सृजन किया जा सकता है। सरकार या सरकारी बैंक सस्ते दामों पर छोटे किसानों को कर्ज उपलब्ध करा सकते हैं। इस धन से वे अच्छे बीज, उत्तम औजार प्राप्त कर सकते हैं, कुओं की व्यवस्था कर सकते हैं, अनेक नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण कर सकते हैं, परिवहन और स्टोरेज की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में किसानों को अपनी उपज के उचित दाम मिल सकेंगे और बेरोजगारी को कम करने में सहायता मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग खोलने में भी बेरोजगारी की समस्या को हल करने में काफ़ी सहयोग मिलेगा। तो ये था हमारा चैप्टर। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जिनको भी नीड है उनको ये चैप्टर ज़रूर भेजें। धन्यवाद।